नमस्कार। और हमारी आज अणु। हाँ, परमाणु और अणु। हमारे पास जो जानकारी है वो रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के कुछ हिस्सों से ली गई है। और हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि पदार्थ के बारे में शुरुआती सोच क्या थी, रासायनिक जुड़ाव के नियम क्या हैं और डाल्टन का वो जरूरी सिद्धांत। और हाँ, उन खास बातों पर भी ध्यान देंगे जो परीक्षाओं के लिए, मतलब वो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही बड़ा मजेदार है कि सदियों पहले जब कोई लैब वगैरह नहीं थी, तब भी लोग सोचते थे कि ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। हाँ, मतलब इसका सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है जिसे और तोड़ा ना जा सके। सही। स्रोत बताते हैं कि भारत में करीब 500 ईसा पूर्व, यानी आज से कोई 2500 साल पहले, काफी पहले। हाँ बहुत पहले, ये विचार आया कि पदार्थ को अगर तोड़ते जाएं तो क्या होगा। तो महर्षि कणाद नाम के एक दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि आखिर में ऐसे कण मिलेंगे जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। और उन्होंने ही नाम दिया परमाणु। हाँ, परमाणु जी। ये नाम और ये कॉन्सेप्ट कि पदार्थ ऐसे कणों से बना है, ये जरूरी पॉइंट है। कणाद का नाम और परमाणु की उनकी अवधारणा, ये पूछा जा सकता है। और इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाया एक और दार्शनिक थे, पखुदा कात्यायन। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये परमाणु जो है वो अकेले अकेले नहीं रहते। आमतौर पे ये क्या कहते हैं, समूहों में, मतलब जुड़े हुए रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं समूहों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस से हमें पदार्थ के अलग अलग रूप दिखते हैं, जैसे पानी, हवा, पत्थर वगैरह। तो मतलब कणों का अकेले ना होकर समूहों में होना, ये भी एक विचार था। हाँ, जो बाद में जाकर अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की अवधारणा से जुड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की बात। लेकिन दिलचस्प ये है कि लगभग उसी समय ग्रीस में भी लोग इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। बिल्कुल। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने भी करीब करीब यही बात कही कि पदार्थ को तोड़ते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी जब कण और नहीं टूटेंगे, अविभाज्य कण। हाँ। और डेमोक्रिटस ने इन कणों को नाम दिया एटम, जिसका ग्रीक में मतलब ही होता है न काटे जाने योग्य या अविभाज्य। तो एटम शब्द डेमोक्रिटस से आया, ये भी याद रखने वाली बात है। तो कमाल है, दो अलग अलग जगह, भारत और ग्रीस, और लगभग एक ही समय। हाँ, करीब करीब एक जैसा विचार पनप रहा था, परमाणु, एटम। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ सोच विचार था, दर्शन था। बिल्कुल, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उस समय। हाँ, मतलब प्रयोगशाला में इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसके लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ा। सही कहा। 18वीं शताब्दी तक जब वैज्ञानिकों ने बाकायदा प्रयोग करने शुरू किए, तब जाके वो तत्वों और यौगिकों के बीच का फर्क समझने लगे कि तत्व कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं और जुड़ने पर होता क्या है। और यहीं पर दो बड़े नाम सामने आते हैं, एंटोनी एल लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। हाँ, इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो बहुत ही बुनियादी नियम दिए जो आज भी केमिस्ट्री की नींव है। बिल्कुल। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, जिन्हें अक्सर मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता भी कहते हैं। हाँ, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। नियम वैसे सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है। मतलब जितना सामान लेकर शुरू किया उतना ही सामान आखिर में मिलेगा, बस रूप बदल जाएगा। एकदम सही। अभिक्रिया से पहले का कुल वजन और अभिक्रिया के बाद का कुल वजन बराबर होगा। ये नियम क्या है और किसने दिया, ये अक्सर पूछा जाता है। और इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया में परमाणु बस अपनी जगह बदलते हैं, इधर उधर जुड़ते हैं, वो गायब नहीं होते, न ही कोई नया परमाणु कहीं से आ जाता है। अच्छा। स्रोत में एक एक्टिविटी का जिक्र है। सोचिए एक बंद फ्लास्क लिया, उसमें 2 केमिकल लिए, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। शुरू में वो अलग अलग है, ठीक है। फ्लास्क को ऊपर से कॉर्क लगाकर बंद कर दिया ताकि कोई चीज अंदर बाहर ना जा सके। अच्छा, वो कॉर्क लगाना इसीलिए जरूरी था, बंद सिस्टम बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये भी पूछ सकते हैं कि कॉर्क क्यों लगाया। फिर फ्लास्क को तौल लिया, वजन नोट कर लिया। हाँ, फिर फ्लास्क को हिलाकर दोनों केमिकल्स को मिला दिया, रिएक्शन हुआ, रंग बदला। रिएक्शन खत्म होने के बाद फ्लास्क को फिर से तौला, और नतीजा? वजन बिल्कुल वही रहा, जितना पहले था उतना ही बाद में। मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहा, बचा रहा। सही। स्रोत में एक उदाहरण भी है नंबरों के साथ, जैसे 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एसिटिक एसिड, सिरका। हाँ, ये आपस में मिले तो बने 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 0.9 ग्राम पानी। ठीक। अब जोड़ते हैं। शुरू में अभिकारक कितने थे? 5.3
प्लस 6 इक्वल्स टू 11.3 ग्राम। और उत्पाद हुए 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 11.3 ग्राम। एकदम बराबर। हाँ, तो ये गणना दिखाती है कि द्रव्यमान संरक्षित रहा। इस तरह की सिंपल कैलकुलेशन पर भी सवाल आ सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे नियम पर। हाँ, इसे प्राउस्ट ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं शायद, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हाँ, दोनों नाम चलते हैं। ये नियम कहता है कि कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक हो, उसमें जो तत्व मौजूद हैं वो हमेशा वजन के हिसाब से एक फिक्स अनुपात में ही पाए जाएंगे। हमेशा, चाहे वो कहीं से भी मिले। हाँ, चाहे वो नदी का पानी हो या लैब में बना पानी हो या किसी दूसरे देश से आया पानी हो, अगर वो शुद्ध पानी H2O है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन एक ही अनुपात में होगा। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है ना? पानी का ही उदाहरण लें, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1.8 होता है। 1.8? हाँ, मतलब अगर आप 9 ग्राम पानी को तोड़ेंगे तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये अनुपात फिक्स है। तो परीक्षाओं में अनुपात 1.8 पूछ सकते हैं? बिल्कुल। या ऐसा सवाल आ सकता है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे पूरा पानी बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो 3 को 8 से गुणा करना होगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन। एकदम सही। अच्छा। और अमोनिया का भी उदाहरण था शायद, NH3। हाँ, अमोनिया। उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 14.3 होता है। 14.3। ये निश्चित अनुपात ही यौगिकों की पहचान है। तो ये नियम और ये उदाहरण, जैसे पानी में 1.8, अमोनिया में 14.3, ये याद रखने जैसे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 पक्के नियम थे जो प्रयोगों से साबित हुए थे, द्रव्यमान का संरक्षण और निश्चित अनुपात। लेकिन सवाल ये था कि क्यों, ऐसा होता क्यों है? इन नियमों के पीछे का कारण क्या है? हाँ, एक सैद्धांतिक व्याख्या की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन, जिनका जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था, एक साधारण बुनकर परिवार से थे, लेकिन कमाल के दिमाग वाले थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में टीचर बन गए थे। हाँ, और बाद में एक जाने माने वैज्ञानिक बने। 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत पेश किया, जिसने केमिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये जानना कि पहला डिटेल्ड परमाणु सिद्धांत किसने और कब दिया, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 1808, जॉन डाल्टन ने किया क्या? उन्होंने वो जो पुराना ग्रीक विचार था एटम का, उसे फिर से उठाया। लेकिन इस बार ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी। उन्होंने अपने सिद्धांत को इन 2 नियमों पर आधारित किया, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल सबूतों पर आधारित सिद्धांत। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था, दार्शनिक विचार को प्रायोगिक नियमों से जोड़ना। तो डाल्टन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे, जिन्हें अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स कहते हैं? हाँ, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पोस्टुलेट, बताइए। कि सभी पदार्थ, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस, बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु, एटम्स कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में यही परमाणु हिस्सा लेते हैं। ये तो हो गई मूल बात। ठीक। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, और रासायनिक अभिक्रिया में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। रुकिए, ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये पोस्टुलेट सीधे सीधे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है। अगर परमाणु नष्ट नहीं होते और नए बनते नहीं, तो कुल वजन तो उतना ही रहेगा। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है, अक्सर पूछते हैं। समझ गया। तीसरा पोस्टुलेट। तीसरा, किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सब बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनका वजन, द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण समान होंगे। मतलब सोने का हर परमाणु एक जैसा। हाँ, और चौथा पोस्टुलेट इसी से जुड़ा है। वो क्या है? कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, उनका वजन भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। सोने का परमाणु चांदी के परमाणु से अलग होगा। ठीक है। हाँ, अब पांचवा पोस्टुलेट, कि परमाणु जब आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो वे हमेशा छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियोज। छोटी पूर्ण संख्याएं मतलब जैसे 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, इस तरह के सरल अनुपात। जैसे पानी में H2O यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, अनुपात हुआ 2.1। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3,
अनुपात 1.3। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1.5 परमाणु हाइड्रोजन का जुड़ गया या 2.7 परमाणु ऑक्सीजन का। ये छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात वाला हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है। ठीक है। और छठा पोस्टुलेट। छठा पोस्टुलेट कहता है कि किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और उनके प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। ये निश्चित अनुपात के नियम जैसा है। एकदम सही। ये पोस्टुलेट निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अगर पानी हमेशा H2O है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 और 1 और उनका प्रकार H और O हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए उनका द्रव्यमान अनुपात भी फिक्स रहेगा, 1.8। वाह! तो डाल्टन ने इन बिखरे हुए नियमों और विचारों को एक धागे में पिरो दिया। हाँ, एक पूरा सैद्धांतिक ढांचा दे दिया। हालांकि जैसा आपने कहा, विज्ञान आगे बढ़ता है। बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। हाँ, उसके अंदर भी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो अगले चैप्टर की बात है, जैसा स्रोत में इशारा है। लेकिन उस समय के हिसाब से डाल्टन का सिद्धांत एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये परमाणु इतने छोटे हैं, हम उन्हें देख भी नहीं सकते, तो इनके बारे में इतना पढ़ने की क्या जरूरत? अरे जरूरत क्यों नहीं? हम, आप, ये हवा, पानी, मेज, कुर्सी, सब कुछ इन्हीं परमाणुओं से तो बना है। हाँ, पूरी दुनिया इन्हीं का खेल है। और भले ही हम उन्हें सीधी आंखों से ना देख पाएं, आज की टेक्नोलॉजी कमाल की है। जैसे वो स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप। उससे किसी सतह पर मौजूद अलग अलग परमाणुओं की तस्वीरें तक ली जा सकती हैं। स्रोत में सिलिकॉन की सतह की ऐसी एक तस्वीर का जिक्र है। और जब हम कहते हैं छोटे, तो हमारा मतलब है बहुत ही ज्यादा छोटे। कितने छोटे? परमाणु की त्रिज्या मतलब रेडियस को नैनोमीटर में नापते हैं। NM। नैनोमीटर? NM। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। 1 अरबवां हिस्सा? बाप रे! हाँ, ये इकाई NM और इसका मान 10⁻⁹ मीटर, ये दोनों याद रखने चाहिए। कोई अंदाजा मिले इसके लिए। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा, उसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर। पानी का अणु जो H2O है वो करीब 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर का। अच्छा। और हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है, जो काफी बड़ा माना जाता है, हाँ। वो भी करीब 10⁻⁸ मीटर का ही होता है। तो सब कुछ बहुत ही छोटा है परमाणुओं के लेवल पर। बिल्कुल। अब सोचिए, इतने सारे तत्व हैं, 100 से भी ज्यादा। हर एक के बारे में पूरा नाम लिखना, बात करना मुश्किल है। हाँ, बार बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने आसान तरीका निकाला, प्रतीक, सिंबल्स। डाल्टन ने भी कुछ प्रतीक इस्तेमाल किए थे, है ना? वो गोलों वाले। हाँ, ऑक्सीजन के लिए खाली गोला, हाइड्रोजन के लिए गोले में बिंदी, कार्बन के लिए काला गोला, इस तरह के। और डाल्टन के लिए प्रतीक का मतलब सिर्फ तत्व ही नहीं था, उसका एक परमाणु भी था। हाँ, ये भी एक खास बात थी। लेकिन बाद में ये चित्र वाले प्रतीक थोड़े अव्यवहारिक लगे। तो फिर क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस। बर्जीलियस? हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि चित्रों की जगह तत्वों के अंग्रेजी या लैटिन नाम के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। ज्यादातर पहला अक्षर या पहला और कोई दूसरा अक्षर। ये सुझाव बहुत काम का साबित हुआ। तो ये सवाल बन सकता है कि अक्षर वाले प्रतीक किसने सुझाए? बर्जीलियस ने? हाँ, और आज के समय में इन नामों और प्रतीकों को फाइनल कौन करता है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IUPAC। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, यह संस्था पूरी दुनिया में केमिस्ट्री के नामों, प्रतीकों, इकाइयों वगैरह में एक रूपता लाती है। इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। अब इन प्रतीकों के लिखने के कुछ नियम हैं जो बहुत जरूरी हैं। क्या नियम है? अगर प्रतीक में सिर्फ एक अक्षर है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी अपर केस में लिखा जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। ठीक है। और अगर प्रतीक में 2 अक्षर हैं तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर होगा। हमेशा? हाँ, हमेशा। जैसे एल्यूमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO, कैल्शियम का Ca। कभी भी Al, CO या Ca नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, ये छोटी सी बात है पर गलती हो सकती है, खासकर MCQ में ऑप्शन पहचानने में। बिल्कुल। और एक और खास बात। क्या? कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से नहीं लिए गए हैं। ओह, तो फिर कहाँ से? उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नामों से। ये एक और एरिया है जहां से सवाल खूब बनते हैं। जैसे लोहा, अंग्रेजी में आयरन, लेकिन प्रतीक है Fe। Fe? ये कहाँ से आया? उसके लैटिन नाम फेरियम से। अच्छा, फेरियम से Fe। हाँ। और
सोडियम, अंग्रेजी नाम सोडियम, प्रतीक है Na। Na, ये कहाँ से? लैटिन नाम नेट्रियम से। नेट्रियम। और पोटेशियम, उसका तो के होता है। हाँ, के आता है लैटिन नाम केलियम से। केलियम, वाह। इसी तरह कॉपर का Cu उसके लैटिन नाम कपरम से है, और सोना गोल्ड का Au लैटिन नाम ऑरम से। कुप्रम, ऑरम, तो ये लैटिन नाम वाले प्रतीक खासतौर पर याद रखने होंगे। स्रोत में शायद इनकी लिस्ट भी होगी। हाँ, टेबल 3.1 में कई उदाहरण हैं। आम तत्वों के प्रतीक तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अब डाल्टन के सिद्धांत पर वापस आते हैं। एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था उसमें, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। हाँ, ये डाल्टन के सिद्धांत का एक मुख्य हिस्सा था। उन्होंने कहा कि हर तत्व के परमाणु का अपना एक खास निश्चित वजन होता है। और ये आइडिया क्यों जरूरी था? ये निश्चित अनुपात के नियम को समझाने के लिए जरूरी था। सोचिए, अगर हाइड्रोजन के परमाणु का वजन फिक्स है और ऑक्सीजन के परमाणु का वजन भी फिक्स है, तो जब वो 2.1 के अनुपात में जुड़कर पानी बनाएंगे, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुल वजन का अनुपात भी हमेशा फिक्स 1.8 ही रहेगा। अच्छा, तो कनेक्शन समझ आया है, लेकिन एक दिक्कत थी शायद। हाँ, दिक्कत ये थी कि उस समय किसी एक अकेले परमाणु का असली वजन तौलना नामुमकिन था। वो इतने हल्के होते हैं। तो फिर वजन पता कैसे चला? वैज्ञानिकों ने एक चालाकी की। उन्होंने सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट निकाला। सापेक्ष मतलब तुलना करके? बिल्कुल, किसी एक तत्व के परमाणु के वजन को मानक मान लिया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के वजन की तुलना उससे की। ये कैसे किया? उन्होंने फिर से रासायनिक संयोजन के नियमों का ही सहारा लिया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को देखा। प्रयोगों से पता था कि इसमें 3 ग्राम कार्बन हमेशा 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अनुपात हुआ 3:4। हाँ, और CO में कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में जुड़ते हैं। एक कार्बन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु से वजन में 4-3 गुना भारी है। अच्छा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन लगती है। सही। अब अगर हम मान लें कि कार्बन के परमाणु का सापेक्ष वजन 1 इकाई है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 का 4-3 गुना, यानी करीब 1.33 इकाई। बिल्कुल, शुरू में ऐसा ही सोचा गया। बाद में परमाणु द्रव्यमान की इकाई को AMU कहा गया। और आजकल सिर्फ U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। हाँ, आजकल U इस्तेमाल होता है, और मानक के तौर पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की जगह कार्बन के एक खास प्रकार कार्बन 12 को चुना गया है। अच्छा, कार्बन 12 परमाणु के वजन के ठीक 112वें हिस्से को 1U माना जाता है, और बाकी सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इसी 1U की तुलना में बताए जाते हैं। तो ये इकाई U और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ जी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो पदार्थ के रहस्य को समझने की ये यात्रा हजारों साल पहले कणाद और डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिकों से शुरू हुई। परमाणु और एटम के विचारों से। फिर 18वीं सदी में लेवोजियर और प्राउस्ट ने प्रायोगिक नियम दिए, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात, जो बहुत महत्वपूर्ण नींव बने। और फिर आए डाल्टन, जिन्होंने 1808 में इन सबको अपने परमाणु सिद्धांत से जोड़ दिया, एक तार्किक व्याख्या दी। हाँ, पहला वैज्ञानिक परमाणु मॉडल दिया। हमने परमाणुओं के अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार को समझा, नैनोमीटर इकाई को जाना, उनके प्रतीकों की व्यवस्था देखी, बजीलियस का सुझाव, IUPAC की भूमिका और प्रतीक लिखने के नियम, खासकर वो कैपिटल स्मॉल लेटर वाला और लैटिन नामों वाले प्रतीक FE, NA, K, CU, AU, ये सब MCQ के लिए बहुत जरूरी हैं। और आखिर में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की बात की कि कैसे तुलना करके वजन पता लगाया गया और U इकाई का क्या मतलब है। बिल्कुल, डाल्टन के सिद्धांत के पोस्टुलेट्स और कौन सा पोस्टुलेट किस नियम द्रव्यमान संरक्षण स्थिर अनुपात को समझाता है, ये भी खास तौर पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। पानी 1.8 और अमोनिया 14.3 में अनुपात भी। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा का सार। और जाते जाते एक बात, डाल्टन का सिद्धांत अपने समय के लिए क्रांतिकारी था, लेकिन जैसा हमने कहा, विज्ञान रुकता नहीं। उनका वो अविभाज्य परमाणु का आइडिया बाद में गलत साबित हुआ जब नमस्कार, केमिस्ट्री की ABCD सीख रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान, अणु, आयन और हाँ, वो रासायनिक सूत्र जो कभी-कभी थोड़े डरावने से लगते हैं।
बिल्कुल, ये तो रसायन विज्ञान की एकदम एबीसी ही है। आज के हमारी जो बातचीत है उसका आधार है अध्ययन सामग्री, और हमारा इरादा है कि इन मूल सिद्धांतों को एकदम साफ कर दें। हम उन खास चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देंगे जो परिभाषाओं, मुख्य उदाहरणों और सूत्रों को समझने में मदद करे। मतलब वो चीज़ें जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQs में पूछ ली जाती हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? परमाणु का वजन? ये परमाणु द्रव्यमान इकाई या जिसे एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं, ये क्या चीज़ है? मुझे हमेशा लगता था कि हम ग्राम या किलोग्राम में क्यों नहीं नापते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में परमाणु इतने ज्यादा छोटे और हल्के होते हैं कि उन्हें ग्राम जैसी इकाइयों में मापना बहुत मुश्किल है, अव्यवहारिक भी। वो संख्याएं बहुत ही छोटी हो जाएंगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक तुलनात्मक पैमाना बनाया जाए, एक सापेक्ष पैमाना, रिलेटिव स्केल जिसे कहते हैं। तुलनात्मक मतलब किसी चीज की तुलना में, किसी के रेफरेंस में। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो ऑक्सीजन मिलती है उसके परमाणु के द्रव्यमान का 16वां हिस्सा, उसको एक इकाई मान लिया था। और ऑक्सीजन को चुनने की वजह ये थी कि ये कई सारे तत्वों से मतलब बहुत आसानी से क्रिया करके यौगिक बना लेता था। और इस पैमाने पर ज्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में मतलब होल नंबर्स में आ रहे थे, जिससे हिसाब किताब आसान हो जाता था। लेकिन अब वो पैमाना बदल गया है ना, अब हम कार्बन 12 की बात करते हैं। सही कहा। 1961 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है, आइसोटोप, उसे मानक माना जाएगा। तो अब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे अब हम सिर्फ U लिखते हैं, यानी एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास, वो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 12वें यानी 1/12 हिस्से के बराबर मानी जाती है। अच्छा, तो जैसे हम बाजार में कोई चीज किलो के बाट से तोलते हैं, वैसे ही परमाणुओं की दुनिया में ये कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड बाट बन गया है। स्रोत में वो तरबूज वाला उदाहरण भी है, वो मुझे काफी दिलचस्प लगा था। हाँ, वो सादृश्य, वो एनालॉजी चीजों को आसान बना देती है। सोचिए कि एक फल वाले के पास वजन करने के लिए बाट नहीं है। वो एक तरबूज उठाता है और मान लेता है कि इसका वजन 12 इकाई है। फिर वो उसके 12 बराबर टुकड़े करता है। अब वो बाकी फलों को उस एक टुकड़े के वजन से तोलता है। जैसे वो एक फल द्रव्यमान इकाई या FMU बना रहा हो, वैसे ही हम कार्बन 12 के 112वें हिस्से को एक U मानकर बाकी परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास मापते हैं। तो अगर मैं कहूं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कार्बन 12 परमाणु के 112वें हिस्से से 16 गुना भारी है। बिल्कुल सही, एकदम यही मतलब है। और अगर तकनीकी रूप से कहें तो किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं का औसत द्रव्यमान होता है, जिसकी तुलना कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 112वें भाग से की जाती है। औसत शब्द यहाँ जरूरी है क्योंकि प्रकृति में कई तत्वों के एक से ज्यादा समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं, जिनके द्रव्यमान थोड़े अलग अलग होते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है, औसत वाला पॉइंट। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद रखना भी फायदेमंद होता होगा। जैसे हाइड्रोजन H का लगभग 1 U, कार्बन C का 12 U, नाइट्रोजन N का 14 U, ऑक्सीजन O का 16 U, सोडियम Na का 23 U, क्लोरीन Cl का 35.5 U और कैल्शियम Ca का 40 U। ये अक्सर कैलकुलेशन में काम आते हैं। बिल्कुल, ये कुछ आम मान हैं जो बार बार सामने आते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा, पहले का मानक क्या था ऑक्सीजन, और मौजूदा मानक कार्बन 12, ये सब याद रखने वाले बिंदु हैं MCQ के लिए खास तौर पे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बात तो समझ आ गई, लेकिन स्रोत में लिखा है कि ज्यादातर परमाणु अकेले नहीं पाए जाते। तो फिर ये रहते कैसे हैं? क्या वे ग्रुप्स में रहते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ज्यादातर तत्वों के परमाणु इतने क्रियाशील होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि वे अकेले स्थायी नहीं रह पाते। वे आपस में रासायनिक बंधनों से जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल्स या फिर आयन्स यानी आयन्स बना लेते हैं। और जब ये अणु या आयन बहुत बहुत बड़ी संख्या में जमा होते हैं, तब जाकर वो चीज बनते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पानी, नमक या हवा। तो परमाणुओं का अणु या आयन के रूप में पाया जाना ही उनकी सामान्य अवस्था है। अच्छा, तो पहले इन अणु मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। ये क्या होते हैं असल में? अणु, अगर सीधे शब्दों में कहें तो 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं का एक समूह है जो आपस में रासायनिक बंधनों से यानी आकर्षण बलों से मजबूती से जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व या यौगिक का वो सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है।
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है और उस पदार्थ के सारे गुणधर्म दिखाता है। क्या अणु हमेशा अलग अलग तरह के परमाणुओं से ही बनते हैं या एक जैसे भी हो सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। 2 तरह के अणु होते हैं। पहले हैं तत्वों के अणु, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जिनके अणु में सिर्फ एक ही परमाणु होता है। इन्हें एक परमाणुक यानी मोनो एटॉमिक कहते हैं, जैसे हीलियम He और आर्गन Ar जैसी नोबल गैसें। वो अकेले ही स्टेबल होती हैं। और ऑक्सीजन, हम तो हमेशा O2 लिखते हैं, मतलब 2 परमाणु। बिल्कुल, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, डायटॉमिक, यानी इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु O2 होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2 भी द्विपरमाणुक है। अरे, ओजोन O3 भी तो है, वो भी ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसके अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो किसी अणु में कितने परमाणु हैं, इसे बताने के लिए भी कोई खास शब्द है? ये जानना जरूरी लग रहा है, खासकर MCQ के नजरिए से। हाँ बिल्कुल, इसे परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। ये बस किसी तत्व के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या है। जैसे आर्गॉन की परमाणुकता 1 हुई, ऑक्सीजन O2 की 2, ओजोन O3 की 3, फास्फोरस P4 की 4 होती है। इसे चतुष्परमाणुक या टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। और सल्फर S8 के अणु में 8 परमाणु होते हैं, तो उसे बहुपरमाणुक या पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो इनकी परिभाषा और ये उदाहरण ये महत्वपूर्ण है। और लोहा, सोना, चांदी जैसी धातुओं का क्या, या कार्बन का, जैसे ग्रेफाइट या हीरा, क्या वे भी ऐसे अणु बनाते? धातुएं और कार्बन जैसी चीजें थोड़ी अलग कहानी है। वो ऐसे छोटे निश्चित अणु नहीं बनाते। उनकी संरचना बहुत विशाल होती है, जटिल होती है, जिसमें अनगिनत परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हम उन्हें सामान्यतः उनके प्रतीक से ही दिखाते हैं, जैसे Fe लोहे के लिए, ऑड्यू सोने के लिए या C कार्बन के लिए। समझ गया। ये तो हुई तत्वों के अणु की बात। अब यौगिकों के अणु, जैसे पानी का अणु। हाँ, यौगिकों के अणु तब बनते हैं जब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, डेफिनेट प्रोपोर्शंस में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। यही बात तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक अहम हिस्सा भी थी, निश्चित अनुपात का नियम। पानी H2O इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ना? बिल्कुल, पानी का एक अणु हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। हमेशा यही अनुपात रहेगा। अगर हम द्रव्यमान के हिसाब से देखें, वजन के हिसाब से, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1.8 होता है। 1.8? ये कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U और ऑक्सीजन का 16 U। ओह, अच्छा। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 2 × 1 = 2 और 1 ऑक्सीजन 1 × 16 = 16, तो 2.16 हुआ, जिसे सरल करके 1.8 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। इसी तरह अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 14.3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3.8। ये अनुपात कभी नहीं बदलते, चाहे आप पानी कहीं से भी लें। स्रोत में एक गतिविधि एक्टिविटी 3.2 है, जो द्रव्यमान अनुपात से परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालने के बारे में बताती है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्या आप इसे समझा सकती हैं? ये कैलकुलेशन वाले सवाल भी तो आ सकते हैं। जरूर, ये समझना बहुत उपयोगी है, खासकर न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए। चलिए पानी H2O का ही उदाहरण लेते हैं। हमें पता है कि द्रव्यमान अनुपात HO = 1.8 है। अब हमें ये पता लगाना है कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। इसके लिए हमें तत्वों के परमाणु द्रव्यमान चाहिए। H का लगभग 1 U और O का 16 U। ठीक है, द्रव्यमान अनुपात है 1.8, परमाणु द्रव्यमान है 1 और 16। अब हर तत्व के द्रव्यमान अनुपात को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग दीजिए। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान 1:1:1 = 1। ऑक्सीजन के लिए द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान 8:16 = 0.5 या कह लें 1/2। तो अनुपात आया 1.12। ये तो आधा आ गया, भिन्न में है। हाँ, और हमें चाहिए सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो हम दोनों संख्याओं को सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, जिससे दोनों पूर्ण संख्या बन जाए।
इस केस में 2 से गुणा करते हैं। 1 गुणा 2 दशमलव 12 गुणा 2 बराबर 2.1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात HO बराबर 2:1 है। इसीलिए पानी का सूत्र H2O होता है। ये तरीका द्रव्यमान अनुपात से संख्या अनुपात निकालना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, ये तो कमाल का तरीका है, द्रव्यमान से संख्या तक पहुंचना। अब अणुओं के बाद दूसरी चीज जो परमाणु बनाते हैं वो है आयन्स। ये क्या होते हैं? इनमें और अणुओं में क्या फर्क है? आयन भी परमाणुओं से ही बनते हैं, लेकिन ये आवेशित होते हैं, चार्ज्ड। अणु उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। उन पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। आयन तब बनते हैं जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज करता है या पा लेता है, गेन करता है। ये खासकर तब होता है जब धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स मिलकर यौगिक बनाते हैं। आवेशित मतलब उन पे प्लस या माइनस चार्ज होता है? बिल्कुल। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसमें प्रोटॉन, जिन पर प्लस चार्ज होता है, की संख्या इलेक्ट्रॉन, जिन पर माइनस चार्ज होता है, से ज्यादा हो जाती है। तो उस पर आ जाता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। इसे धनायन कहते हैं, कैटायन। धातुएं अक्सर इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन पा ले तो मतलब गेन कर ले? हाँ, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है और उस पर ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे ऋणायन कहते हैं, एनायन। अधातुएं अक्सर इलेक्ट्रॉन पाकर ऋणायन बनाती हैं। इसका सबसे कॉमन, सबसे जाना पहचाना उदाहरण क्या होगा? साधारण नमक, अपना टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसमें सोडियम Na जो एक धातु है, एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम धनायन Na+ बनाता है, और क्लोरीन Cl जो एक अधातु है, वो एक इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोराइड ऋणायन Cl- बनाता है। ये विपरीत आवेश वाले आयन Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मिलकर सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाते हैं। क्या आयन हमेशा अकेले परमाणु ही होते हैं? स्रोत में बहुपरमाणुक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन का भी जिक्र है। नहीं, ये अच्छा पॉइंट है। आयन परमाणुओं के समूह भी हो सकते हैं जिन पर एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के तौर पर नेट आवेश होता है। इन्हें ही बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4+। इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक समूह बनाते हैं जिस पर +1 का कुल आवेश होता है। इसी तरह सल्फेट आयन SO4 2- में एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और कुल आवेश -2 होता है। इनकी परिभाषा और कुछ सामान्य उदाहरण जैसे स्रोत की तालिका 3.6 में दिए गए हैं, वो याद रखना फायदेमंद है। ठीक है, तो हमने परमाणु, द्रव्यमान, अणु और उनकी परमाणुकता और आयन, धनायन, ऋणायन, बहुपरमाणुक समझ लिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा परेशान करता था, रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। ये संयोजकता, वैलेंसी, क्या भला है? हाँ, ये कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार तरीका समझ आ जाए तो ये काफी लॉजिकल है, तार्किक है। रासायनिक सूत्र असल में किसी यौगिक की बनावट, उसकी कॉम्पोजिशन को प्रतीकों की भाषा में लिखने का तरीका है। इसे लिखने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए: तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स, और उनकी संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। संयोजन क्षमता या संयोजकता, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? मतलब क्या है इसका? संयोजकता को आप किसी तत्व के परमाणु की जुड़ने की ताकत समझ सकते हैं, या कह लें हाथ मिलाने की क्षमता। ये बताता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कितने बंधन, कितने बॉन्ड्स बना सकता है। स्रोत में वो ऑक्टोपस और इंसान वाला उदाहरण बड़ा मजेदार है। क्या आप उसे फिर से समझा सकती हैं? उससे शायद संयोजकता का आइडिया और साफ हो जाए। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है चीज को विजुअलाइज करने के लिए। मान लीजिए एक ऑक्टोपस है जिसकी 8 भुजाएं हैं, 8 आर्म्स, और इंसान हैं जिनकी 2 भुजाएं हैं। अब अगर ऑक्टोपस को कुछ इंसानों को इस तरह पकड़ना है कि ऑक्टोपस की सभी 8 भुजाएं और पकड़े गए इंसानों की सभी भुजाएं इस्तेमाल हो जाएं, मतलब कोई भुजा खाली ना रहे, तो एक ऑक्टोपस कितने इंसानों को पकड़ पाएगा? ऑक्टोपस की 8 भुजाएं, इंसान की 2, तो 8 भुजाओं को बिजी करने के लिए 4 इंसानों की जरूरत होगी।
क्योंकि 4 इंसान गुणा 2 भुजाएं प्रति इंसान इज इक्वल टू 8 भुजाएं। हाँ, 4 इंसान। बिल्कुल। तो इस काल्पनिक जुड़ाव का सूत्र क्या बनेगा? OH4। यहाँ जो नीचे 4 लिखा है सबस्क्रिप्ट, वो बता रहा है कि एक ऑक्टोपस O से 4 इंसान H जुड़े हैं। इसी तरह तत्वों की संयोजकता हमें बताती है कि किसी यौगिक में एक तत्व के कितने परमाणु दूसरे तत्व के कितने परमाणुओं से जुड़ेंगे। ये बढ़िया था। अब स्रोत की तालिका 3.6 में बहुत सारे आयनों और उनकी संयोजकताओं की लिस्ट है, जैसे सोडियम Na+ की 1, मैग्नीशियम Mg2+ की 2, एल्यूमिनियम Al3+ की 3, फिर क्लोराइड Cl- की 1, ऑक्साइड O2- की 2, नाइट्राइड N3- की 3। ये सब याद रखनी पड़ती हैं क्या सूत्र लिखने के लिए? देखिए, कुछ सबसे आम तत्वों और आयनों की संयोजकताएं याद रखना तो बहुत मददगार होता है, खासकर परीक्षा के लिए, जैसे आपने गिनाए। और कुछ बहुपरमाणुक आयन जैसे अमोनियम NH4+ की 1, हाइड्रोक्साइड OH- की 1, सल्फेट SO4 2- की 2, कार्बोनेट CO3 2- की 2, फॉस्फेट PO4 3- की 3। ये बार बार काम आते हैं। उसी तालिका में कॉपर 1 और आयरन 2, आयरन 3 जैसे नाम भी हैं, जिनमें रोमन अंक लगे हैं ब्रैकेट में। इनका क्या मतलब है? ये एक और महत्वपूर्ण बात है। कुछ तत्व, खासकर जो संक्रमण धातुएं हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वो एक से ज्यादा संयोजकता दिखा सकते हैं। इसे परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ऐसे में हम नाम के साथ ब्रैकेट में रोमन अंक लिखकर बताते हैं कि उस खास यौगिक में तत्व की कौन सी संयोजकता इस्तेमाल हो रही है। जैसे कॉपर I का मतलब Cu+, संयोजकता 1, और कॉपर 2 का मतलब Cu2+, संयोजकता 2, आयरन 2 मतलब Fe2+, संयोजकता 2, और आयरन 3 मतलब Fe3+, संयोजकता 3। ये जानना जरूरी है ताकि सही सूत्र लिखा जा सके। MCQ में इस पर आधारित प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, संयोजकता समझ गए। अब सूत्र लिखने का असली तरीका क्या है, खासकर उन सरल यौगिकों का जिन्हें स्रोत में द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड्स कहा गया है, जो सिर्फ 2 अलग-अलग तत्वों से बने होते हैं? द्विअंगी यौगिकों का सूत्र लिखना सबसे आसान है। इसका एक सीधा तरीका है जिसे अक्सर क्रिस क्रॉस विधि कहते हैं। देखिए, पहले उन दोनों तत्वों के प्रतीक, सिंबल, अगल-बगल लिखें जिनसे यौगिक बना है। आमतौर पर धातु या जो कम ऋण विद्युतीय तत्व है वो पहले। 2, हर प्रतीक के ऊपर या नीचे उसकी संयोजकता लिखें। आवेश प्लस माइनस नहीं, सिर्फ संख्या। 3, अब संयोजकताओं को क्रॉसओवर करें, यानी पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे तत्व के प्रतीक के नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखें और दूसरे की संयोजकता को पहले के नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में। 4, अगर सबस्क्रिप्ट 1 आता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर दोनों सबस्क्रिप्ट किसी एक ही संख्या से कट सकते हैं, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो उन्हें सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें। ओके, उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, हाइड्रोजन H की संयोजकता 1, क्लोरीन Cl की 1। प्रतीक लिखें HCl, संयोजकता ऊपर लिखें H1Cl1, क्रॉसओवर करें H1Cl1, क्योंकि सबस्क्रिप्ट 1 है तो सूत्र बना HCl। आसान। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की 2। प्रतीक HS, संयोजकता H1S2, क्रॉसओवर H2S1, सूत्र बना H2S। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg धातु है, संयोजकता 2, क्लोरीन Cl अधातु, संयोजकता 1। प्रतीक धातु पहले MgCl, संयोजकता Mg2Cl1, क्रॉसओवर Mg1Cl2, सूत्र बना MgCl2। इसका मतलब भी साफ है, एक Mg2+ आयन को संतुलित करने के लिए 2 Cl- आयन चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al की संयोजकता 3, ऑक्सीजन O की 2। प्रतीक AlO, संयोजकता Al3O2, क्रॉसओवर Al2O3, सूत्र बना Al2O3। एक और, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca की संयोजकता 2,
ऑक्सीजन O की भी दो। प्रतीक CaO, संयोजकता Ca2O2। अब यहाँ देखें, दोनों सबस्क्रिप्ट 2 हैं। इनका सरलतम अनुपात क्या है? 1,1। दोनों 2 से भाग हो जाते हैं, इसलिए सूत्र को सरल कर CO लिखते हैं। ये सरलीकरण वाला नियम याद रखना जरूरी है। ये क्रिस क्रॉस तरीका तो वाकई काम का है। तो सूत्र लिखते समय कुछ खास नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना? हाँ, कुछ बुनियादी नियम हैं जो हमेशा लागू होते हैं। पहला, सबसे जरूरी, यौगिक में कुल धनात्मक आवेश और कुल ऋणात्मक आवेश बराबर होने चाहिए, ताकि यौगिक समग्र रूप से उदासीन हो, न्यूट्रल। सूत्र लिखते समय हम आयनों पर आवेश प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं। दूसरा, जब यौगिक धातु और अधातु से बना हो तो हमेशा धातु का प्रतीक या नाम पहले लिखा जाता है, जैसे NaCl, CaO, FeS, Al2O3। तीसरा, अगर यौगिक में कोई बहुपरमाणुक आयन जैसे OH-, SO4 NH4+ एक से ज्यादा बार आ रहा हो तो उस आयन के सूत्र को ब्रैकेट में रखकर संख्या को ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 1 Mg2+ और 2 OH- होते हैं तो सूत्र MgOH2 लिखते हैं। लेकिन अगर बहुपरमाणुक आयन सिर्फ एक ही है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 Na+ और 1 OH-, तो ब्रैकेट नहीं लगाते, सूत्र NaOH लिखते हैं। ये नियम और उदाहरण तो सूत्र लिखने की पहेली को काफी सुलझा देते हैं, और ये यकीनन MCQ हल करते समय बहुत काम आएंगे, जहां सही सूत्र पहचानना होता है या बनाना होता है। निश्चित रूप से संयोजकता की समझ, आम आयनों के प्रतीक और उनकी संयोजकता, खासकर वो तालिका 3.6 वाले क्रिस क्रॉस विधि और सूत्र लिखने के ये नियम, ये सब इस विषय के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, खासकर परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। तो आज की इस लंबी और काफी डिटेल्ड बातचीत को अगर समेटें तो हमने शुरुआत की परमाणु द्रव्यमान इकाई से, समझा कि ये क्यों जरूरी है और कैसे कार्बन 12 आजकल का मानक है। फिर हमने देखा कि परमाणु अकेले ना रहकर अणु या आयन बनाते हैं। हमने तत्वों और यौगिकों के अणुओं, उनकी परमाणुकता और यौगिकों में द्रव्यमान अनुपात से संख्या अनुपात निकालने का तरीका भी समझा। बिल्कुल। साथ ही हमने आयनों की दुनिया को जाना, धनायन, ऋणायन और वो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। और फिर हमने संयोजकता की अवधारणा को गहराई से समझा, जो कि परमाणुओं की संयोजन शक्ति है, और देखा कि कैसे इस संयोजकता का इस्तेमाल करके कुछ सरल नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी सरल या थोड़े जटिल बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र एक व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी बातें रसायन विज्ञान की इमारत खड़ी करने के लिए जरूरी ईंटें हैं, कह सकते हैं। और जैसा हमने बार बार जिक्र किया, परिभाषाएं, उदाहरण, संयोजकता के मान और सूत्र बनाने की ये कदम MCQ आधारित परीक्षाओं के लिए सीधे तौर पर